करते हैं। So hello everyone, welcome to EduChants once again. We are with another important topic for the teacher education. We are starting this unit today. So the topic is development of teacher education in India and its objectives at various level. पहले तो देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन मतलब टीचर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया इंडिया में, और वो थ्रू द एजेस हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही साथ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एट एलिमेंट्री लेवल, एट सेकेंडरी लेवल, क्या क्या मतलब ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा लगे क्लास ना, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अपना चैनल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचर एजुकेशन होता क्या है, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सभी को पता है, फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। मैंने कहा था एग्जाम अगर क्रैक करना है तो फंडामेंटल्स क्लियर करो। अगर फंडामेंटल्स क्लियर हो जाता है ना, फिर एग्जाम क्लियर हो जाएगा आराम से। तो देखिए, व्हाट इज टीचर एजुकेशन देन? टीचर एजुकेशन इज अ प्रोग्राम that is related to the development and proficiency and competence among prospective teachers with the knowledge, attitude, behavior, skill they require to perform their task effectively in the classroom. टीचर एजुकेशन एक प्रोग्राम है बेसिकली, जिसमें हम एक प्रोस्पेक्टिव टीचर यानी कि जो कल को टीचर बनेंगे, जो एक मॉडल टीचर बनेंगे, उनमें प्रोफिशिएंसी एंड कॉम्पिटेंसी भरना है विथ रिस्पेक्ट टू नॉलेज। नॉलेज डेवलपमेंट करेंगे। एटीट्यूड, टीचर लाइक एटीट्यूड आने चाहिए आपके अंदर। देन बिहेवियर, देन स्किल्स, स्किल के बिना तो नहीं जा सकते। देन स्किल, ये सारे के सारे उनके चीज उनके अंदर आ जाएं ताकि वो एक अच्छे टीचर बन पाएंगे और एक अच्छा सा क्लासरूम बना सकते हैं, यानी इफेक्टिव क्लासरूम। सो बेसिकली टीचर एजुकेशन में होता क्या है? टीचिंग स्किल होता है, पेडागोजिकल थ्योरी होता है, प्लस प्रोफेशनल स्किल होता है। यानी टीचिंग स्किल होना चाहिए आपके अंदर। पेडागोजिकल थ्योरी यानी आपका जो भी पेडागोजी, जैसे कि आप लोग जिन लोगों ने भी बीएड किया हुआ है उसको पता होगा कि पेडागोजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं। सोशल साइंस का पेडागोजी, ठीक है, फिर बायोलॉजिकल साइंस का पेडागोजी, फिजिकल साइंस का पेडागोजी, देन मैथमेटिक्स, देन लैंग्वेज, ठीक है, अलग अलग पेडागोजी। पेडागोजी, व्हाट इज पेडागोजी देन? सिंपली हम कहते हैं ना कि इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग, हाउ टू टीच, हाउ टू मैनेज योर क्लासेस, हाउ टू इवेल्युएट योर स्टूडेंट्स, ठीक है, हाउ टू टीच इफेक्टिवली योर सब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट है उसको कैसे अच्छे से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, कैसे अच्छे से उन्हें फीडबैक दे सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट को और भी इंटरेस्टिंग और भी आसान बना सकते हैं। ये सब पेडागोजी होता है। देन प्रोफेशनल स्किल्स, सो टीचर इज अ प्रोफेशनल, ठीक है, टीचर इज अ प्रोफेशनल। जैसे डॉक्टर होता है वो प्रोफेशनल होता है, उसके पास कुछ एथिक्स होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। वैसे ही टीचर का भी एक प्रोफेशन होता है, बिकॉज समवन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। यानी टीचर से स्टूडेंट, कम्युनिटी, पेरेंट्स, स्टेक होल्डर आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। दैट इज प्रोफेशनल। यू हैव टू मेंटेन सम काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म। यस, kindly mute yourself everyone. I'll not repeat again and again. Try to mute yourself and try to give your name. Enter this room with only your name, ठीक है, डोंट पुट अदर नेम्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीन है टीचर एजुकेशन। और टीचर एजुकेशन के तीन हिस्से होते हैं। एक होता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, जो कि आप लोगों ने जो बीएड एमएड जो भी किया हुआ है, ये सब है आपका प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस में क्या होता है? पहले तो आप क्या करते हो ना, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब आप टीचर बनना चाहते हो, यू विल हैव टू गो थ्रू अ प्री सर्विस ट्रेनिंग। यानी कि बीएड हो चाहे एमएड हो, चाहे इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो, चाहे इंटीग्रेटेड बीएड हो, आप कुछ भी करते हो, दैट इज प्री सर्विस। बिफोर एंटरिंग इनटू अ सर्विस, यू आर गिवन सम नॉलेज, यू आर गिवन सम ट्रेनिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज प्री सर्विस ट्रेनिंग, ठीक है। ये प्री सर्विस ट्रेनिंग है। नेक्स्ट आता है इन सर्विस ट्रेनिंग। इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होता है? व्हेन यू आर इन सर्विस एंड यू आर गिवन सम ट्रेनिंग। जैसे कि इन सर्विस ट्रेनिंग में क्या होता है? प्री सर्विस तो आपको समझ में आ गया, बीएड एमएड, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, ये सारे हैं। इन सर्विस क्या होता है? जब आप सर्विस में होते हो और आपको कुछ टीचर ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स हैं जो कि टीचर प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए दिया गया है। इन सर्विस ट्रेनिंग, रिफ्रेशर हो गया, उसके बाद आपका बहुत सारा ओरिएंटेशन हो गया, फिर आप लोगों का जो एफएलएन का वर्कशॉप हो गया या फिर लेसन प्लानिंग का वर्कशॉप हो गया। इन सर्विस ट्रेनिंग बहुत सारे दिया जाता है। और उसके बाद आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। मान लीजिए आप एक लैंग्वेज टीचर हो, इंग्लिश पढ़ाते हो, ठीक है, तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूवमेंट के लिए एक स्पोकन इंग्लिश क्लास हो रहा है, तो आप उसको करते हो। जब इसको हम कहते हैं
CPD, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, यानी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सारे आप करते हो आपका न्यूमरेसी डेवलप करने के लिए, आपके लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए, आपके पेडागोजी को इंप्रूव करने के लिए, आपके कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए आप जो कोर्सेज वगैरह करते हो, जो दिया जाता है आफ्टर योर सर्विस, देन इट इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी कि बेसिकली ये साइड बाय साइड आप सर्विस भी करते हो, साइड बाय साइड इसे भी सीखते हो, सो दैट यू कैन डेवलप योर स्किल इन योर पेडागोजी, इन योर सब्जेक्ट और एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव, सीधा चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर। मतलब टीचर एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है एट एलिमेंट्री लेवल, यानी एलिमेंट्री स्टेज, यानी कि जो मतलब टीचर्स हैं, जो लोग ग्रेजुएशन के बाद या फिर +2 के बाद जब टीचर ट्रेनिंग में आते हैं और दे आर इंटेंडेड टू टीच एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है, वो चाहते हैं कि हम एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाएंगे बच्चों को। तो फिर जो लोग डीएलएड, जिसको हम कहते थे वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, अब तो मतलब इतना सारा डाइवर्जन हो चुका है, पहले तो मतलब नोमेनक्लेचर भी इतना सारा चेंज हो रहा है। तो डीएलएड में क्या होता था? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। सो एलिमेंट्री एजुकेशन जो लोग करेंगे डीएलएड, यानी कि दे विल टीच एट द एलिमेंट्री स्टेज। तो इस स्टेज पर यानी कि टीचर एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल का क्या रोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्यों चाहते हैं कि एलिमेंट्री स्टेज में पढ़ाना। और जब हम एलिमेंट्री लेवल के टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, नॉट द एलिमेंट्री स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग द ग्रेजुएट्स और यू मे से सम प्रोस्पेक्टिव टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री स्टेज, जो कि कल को जाकर के एलिमेंट्री स्टेज में पढ़ाएंगे। उनको हम क्या पढ़ाएंगे, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा एलिमेंट्री टीचर्स के लिए। तो और ये बेसिकली याद रखिएगा, हम प्री सर्विस की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्री सर्विस में इन मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स होते हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग किया जाता है। तो उन ट्रेनिंग्स में हम क्या सिखाएंगे उनको, देन ये सिखाएंगे कि पोजेस नॉलेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप एलिमेंट्री स्टेज में पढ़ाना चाहते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेट्स, यानी कि किसी भी स्टेट से आप हो, चाहे वेस्ट बंगाल के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे बिहार के हो, आंध्र प्रदेश के हो, तमिलनाडु के हो, कहीं के भी हो, अगर आप बनना चाहते हो एलिमेंट्री टीचर, देन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज, यानी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज जैसे कि आपको पता है L1 L2 L3 के हिसाब से होता है, यानी कि सभी स्टेट्स का सेम नहीं होता है। L1 L2 L3, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 एंड लैंग्वेज 3, हिंदी स्पीकिंग स्टेट, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट के हिसाब से हम लैंग्वेज 2 चूज करते हैं। तो अगर फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, तभी आप बन सकते हो टीचर। और उसके साथ ही साथ लैंग्वेज का भी नहीं, फिर मैथमेटिक्स भी पता होना चाहिए। टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल एंड नेचुरल साइंसेस, यानी कि सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस, ये सभी का भी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के आप एक टीचर बन सकते हो। देन ऑब्जेक्टिव और क्या रहेगा, टू डेवलप स्किल टू आइडेंटिफाई, सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज। क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज क्या करेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंस किन के लिए, बच्चों के लिए। पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव एंड आल्सो द स्किल्स टू कंडक्ट देम, यानी ये जो सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किया, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस को हमें, यानी जो एलिमेंट्री टीचर्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में हम पढ़ाना चाहते हैं क्लास 6 में, ठीक है, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं क्लास 6 या फिर 5 में। तो एक एलिमेंट्री टीचर से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ही और शी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज some learning experiences which will give him or her or the students some exposure, some concrete idea about what is environment protection। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए उन्हें अच्छा सा मटेरियल चूज करने में वो मदद करेगा। यानी यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेज के जो टीचर्स को हम ट्रेनिंग देंगे, उनको क्या सिखाएंगे, उनको ये सिखाएंगे कि किस स्टेज पर, मतलब अपने सब्जेक्ट्स में कैसे आप टीएलएम चूज कर सकते हो, लर्निंग एक्सपीरियंस चूज कर सकते हो, ठीक है, असिस्टिव एड यूज कर सकते हो, कैसे आप एक अच्छा मटेरियल चूज कर सकते हो, कैसे आप मतलब पोटेंशियल रिसोर्सेस को यूज कर सकते हो, लिमिटेड रिसोर्स को यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हो और उनका स्किल इंप्रूव करा सकते हो। तो ये सब हम वहां पे डिस्कस करते हैं। पॉइंट अगर क्लियर हो रहा है तो एट द एंड ऑफ स्लाइड यस लिखिएगा, अगर कोई डाउट है तो अभी ही आप लिख दीजिएगा, जहां पे भी डाउट होगा वहां पे पूछ लीजिए, ठीक है। देन नेक्स्ट और क्या सिखाएंगे, पोजेस थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड हेल्थ, physical and creational activities, work experience, play game, creative art, music, skills to conduct this activity। यानी कि आपको पता है एलिमेंट्री स्टेज में बच्चा प्लेइंग एज में होता है, यानी वो खेल कूद करेगा
और उससे वो फिजिकल जो फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटीज, कॉग्निटिव एक्टिविटीज ये सब करेगा। असिस्टिव एड क्या होता है लिटिना? असिस्टिव एड वो होता है जब हम कोई स्पेशल बच्चों को, यानी स्पेशल चाइल्ड जिसको हम CWSN कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, उनमें जब हम कोई एड यानी कोई डिवाइस यूज करते हैं उन्हें पढ़ाने, जैसे जो सुन नहीं पाता उनके मतलब हियरिंग डिवाइस एक होता है, हियरिंग एड होता है, वो लगाते हैं तो वो सुन पाएंगे। जैसे कि देख नहीं पाते हैं तो ब्रेल होता है, ब्रेल लर्निंग से सीखते हैं। जो लोगों का मतलब देख नहीं पाते हैं उनके पास एक डिवाइस होता है जो कि टॉक ओवर करता है, यानी आप कुछ टाइप करते हो तो वो बोलता है 5 2 3 ऐसे कहता है, तो वो होते हैं असिस्टिव एड। ठीक है, जिनको कम दिखाई पड़ता है उनके लिए कलरफुल चीजें, ठीक है, तो ये सारे असिस्टिव एड होते हैं जो कि CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के साथ यूज होता है। ठीक है, उसको भी यूज करना हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, दो यू आर नॉट स्पेशल एजुकेटर बट यू स्टिल हैव टू लर्न बिकॉज वी आर टीचिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री टीचर है उनमें और भी एक स्किल आना चाहिए, और वो क्या है? वो है प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ चाइल्ड हेल्थ, जिसको हम पेडागोजी बोलते हैं। ठीक है, CPD। ठीक है, आप लोग एग्जाम में देते हो ना कि पेडागोजी से पूछा जाता है, इफ अ टीचर, इफ अ स्टूडेंट इज डिस्टर्बिंग इन द क्लास, द टीचर शुड डू, क्या करेगा? तो वो किया करेगा, वो करेगा, लेकिन बाद में आंसर वही होता है कि हमें गाली गलौज नहीं करना है, उसके साथ काउंसलिंग करना है, उसको अच्छे से समझाना है। ठीक है, ये सब करना है। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास, जो टीचर्स होते हैं उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए चाइल्ड हेल्थ के बारे में, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट के बारे में, फिजिकल एंड क्रिएशनल एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी करने से बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, ये सारे, वर्क एक्सपीरियंस कैसे उन लोगों को मतलब एंगेज किया जाएगा फील्ड पे, गेम, क्रिएटिव आर्ट, म्यूजिक, ये सारे स्किल्स कंडक्ट कराने के लिए उनके पास स्किल होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, दिस basically this class, basically today's class is very 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 important for all of you. Those who have not joined, they will definitely feel that why did they miss, but it is really very important. ठीक है, जो लोग मिस कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों मिस कर रहे हैं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं एट द एंड बताऊंगा, आपको पता चल ही जाएगा कि टीचर एजुकेशन में ये पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, उसके साथ उनके पास और क्या क्वालिटी होना चाहिए? डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर्टेनिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर हिज और हर केयर, यानी कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, आपको पता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पता होने चाहिए। ठीक है, और स्टेजेस पता होने चाहिए, कौन से स्टेज से होके गुजरते हैं बच्चे, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से वो बच्चों को वो पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है पोजेस थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड टीचर। ठीक है, तो इसका मतलब है थियोरिटिकल नॉलेज भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए चाइल्डहुड के लिए और एजुकेशन के लिए, यानी इंटीग्रेटेड टीचर के लिए, ये सब कुछ आपको पता होने चाहिए। ठीक है, yes, as per NEP 50 hours of CPD is compulsory per teacher. Yes, very good Litina. और उसके बाद आता है डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन, यानी कि यहाँ पे फॉर्मल में भी जो एलिमेंट्री टीचर्स पढ़ा सकते हैं, और कैसे इनफॉर्मल सिचुएशन में भी पढ़ाया जाएगा। जैसे कोविड के टाइम में फॉर्मली कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, सब कुछ इनफॉर्मली पढ़ाया जाता था, घर पे जाके किताब देना, फिर उन लोगों को मतलब जूम मीट में, गूगल क्लासरूम में पढ़ाना, उनके कॉपीज चेक करना, उनको कुछ एक्टिविटीज देना, ये सब कुछ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिचुएशन में कैसे हैंडल करोगे, ये यहाँ पे सिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स एट सेकेंडरी लेवल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इफ इट इज क्लियर देन प्लीज राइट, कि लिखिए कि हाँ यस, क्लियर हो रहा है। ठीक है, जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, हमने बताया कि जैसे कि हमारा लेक्चरर का क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, दोज हु वांट टू ज्वाइन, ज्वाइन इमीडिएटली, बिकॉज आप जो क्लास मिस करोगे फिर रिकॉर्डेड वीडियो ही आप देख पाओगे। ठीक है, इसलिए लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। तो चलते हैं, इसमें देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स एट सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल किसको कहा जाता है? 9th 10th, उसके बाद हायर सेकेंडरी आ जाता है 11th एंड 12th। तो 9th 10th क्लास तक जो कि बच्चे अभी ट्रांजिशनल पीरियड आप कह सकते हो, ये क्यों? क्योंकि अभी वो एलिमेंट्री से आए हैं, कंपलसरी एजुकेशन खत्म करके आए हैं। 9th एंड 10th बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि यहीं से वो लोग आगे बढ़ेंगे कि कौन सा वो चूज करेंगे, यहाँ से डाइवर्सिफाई हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी के बाद। तो सेकेंडरी में कुछ ऐसे ट्रेनिंग देंगे, उनको ऐसे गाइड करेंगे, उनको ऐसे पैथ फाइंड करेंगे, जैसे वो फ्यूचर में अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, अपना एजुकेशन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सेकेंडरी टीचर्स, तो आप लोगों ने सभी ने, जो लोग अभी बीएड कर चुके हैं, ठीक है, जिन लोगों ने भी बीएड किया हुआ है, ठीक है, स्टिमुलस
मीन ऑफ स्टिमुलेट एनवायरनमेंट। स्टिमुलेट एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट मतलब जहां पे सब कुछ कंडीशनड होता है, ठीक है ना, जहां पे सब कुछ कंट्रोल्ड होता है। जैसे कि आपको पता होगा पैवलोव के कंडीशन में स्टिमुलेट किया जाता था, उसको कंडीशनिंग दिया जाता था। कंडीशन मतलब, कंडीशन ये है कि जब तक भूखा नहीं रहोगे तब तक एक्सपेरिमेंट होगा नहीं। जब तक आप मतलब बेल के साथ आप अगर खाने पे अगर आपका सलाइवा सिक्रेशन हो रहा है तो फिर सिर्फ बेल दिया जाएगा, सिर्फ खाना दिया जाएगा, फिर फिक्स रेशियो दिया जाएगा, ठीक है, फिक्स इंटरवल दिया जाएगा। तो ये स्टिमुलेशन जिसके वजह से मतलब एनवायरनमेंट इज इन कंट्रोल विथ यू, यानी इट इज विद इन योर कंट्रोल, ठीक है, इसको कहते हैं स्टिमुलेशन एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे यानी कि जो लोग बीएड एमएड जो भी आप कर चुके हो, अगर आपने बीएड किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंडरी लेवल टीचर। तो आप सेकेंडरी लेवल के टीचर बन सकते हो, यानी आप एक मतलब एक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अगर इन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, यानी जो लोग बीएड कर रहे हैं, तो जो लोग बीएड कर रहे हैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए या फिर उन लोगों का जो ट्रेनिंग होगा उनमें क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखेंगे। तो उनको पढ़ाने के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है to possess competency to teach subject of specialization of accepted principle of teaching and learning in the context of new school curriculum। स्कूल के करिकुलम के हिसाब से आप अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट जैसे कि टीजीटी आर्ट्स, यानी मान लीजिए टीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी इकोनॉमिक्स, टीजीटी सीबीजेड, ठीक है, या फिर बायोलॉजी, टीजीटी बॉटनी, वैसे टीजीटी मैथमेटिक्स, यानी ये उनका स्पेशलाइजेशन है। टीजीटी मैथमेटिक्स, उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाना है। स्कूल करिकुलम में मैथमेटिक्स में जो जो चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्रिगोनोमेट्री है, मान लीजिए ज्योमेट्री है, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस है, जो भी है वो सब आपको बच्चों को पढ़ाना है। यू हैव टू टीच द सब्जेक्ट टू द चिल्ड्रन, तो उनको पढ़ाना है वो भी स्कूल के करिकुलम के आधार पर। तो जो आप स्कूल के करिकुलम से पढ़ाओगे अपना स्पेशलाइजेशन एरिया, तो आपके पास वो कॉम्पिटेंसी डेवलप करना चाहिए। हाउ टू टीच, हाउ टू मेक इट बेटर फॉर द स्टूडेंट्स, हाउ टू कंप्लीट द सिलेबस, हाउ टू रिवाइज, हाउ टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट, ये सब कुछ आपको आने चाहिए। और ये सब कौन सिखाता है? टीचर ट्रेनिंग सिखाता है। टीचर ट्रेनिंग फॉर सेकेंडरी लर्नर्स, यानी सेकेंडरी लेवल टीचर, आई मीन पीपल टीचर्स, ठीक है, जो बीएड कर रहे हैं उन लोगों को हम सिखाएंगे कि कैसे आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आप बच्चों को पढ़ाओगे विथ कॉम्पिटेंस, विथ स्किल्स। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन कंटिन्यूटी विद द एलिमेंट्री एजुकेशन एंड प्रिपेयर स्टूडेंट टू स्टडी डाइवर्सिफाइड एरिया ऑफ नॉलेज एंड हेल्प टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन इन हायर सेकेंडरी स्टेज। यानी कि यहाँ पे एलिमेंट्री से बच्चा आया है तो कैसे एलिमेंट्री का जो पढ़ा हुआ चीज है उसको कंटिन्यू करेगा, यानी कि एलिमेंट्री में जो सीखा है उसको कंटिन्यूअसली और भी आगे सीखेगा। जैसे कि मान लीजिए वो सिर्फ नंबर सिस्टम सीखा है, अब वो प्रॉफिट एंड लॉस सीखेगा, ठीक है, परसेंटेज सीखेगा, ठीक है, फ्रैक्शन सीखेगा, ये सब सीखेगा सेकेंडरी स्टेज में। एंड प्रिपेयर स्टूडेंट टू स्टडी डाइवर्सिफाइड एरिया ऑफ नॉलेज। पहले क्या होता था, एक दो किताब होते थे, मैथ का एक, साइंस का एक, लैंग्वेज का एक, मतलब जब एलिमेंट्री में थे। लेकिन अब क्या हो गया, सब कुछ अलग हो गया। साइंस में भी दो पार्ट्स आ गए, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस आ गया। मैथमेटिक्स में भी आ गए, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री। लैंग्वेज तीन प्रकार के हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका हिस्ट्री अलग, हिस्ट्री सिविक्स, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, ऐसे अलग अलग हो गए, डाइवर्सिफाई हो गया। तो यहाँ पे आपको वो भी पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है कि हाउ टू टीच द डाइवर्सिफाइड एरिया ऑफ नॉलेज एंड हाउ टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन इन हायर सेकेंडरी स्टेज। यानी मतलब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम यानी पीपल टीचर्स की बात कर रहे हैं, यानी जो लोग बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं मतलब वो कल को जाकर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो फिर हम अगर इनको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं देंगे तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसलिए इन्हीं को ट्रेनिंग दिया जाता है कि हाउ टू स्टडी डाइवर्सिफाइड एरिया ऑफ नॉलेज, हाउ टू मेक योर स्टूडेंट अडेप्टिव। कैसे बच्चों को आप लोग प्रिपेयर कराओगे जब स्कूल में जाओगे कि वो जैसे डाइवर्सिफाइड एरिया ऑफ स्टडी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप बच्चों को, यानी स्कूल के बच्चों को कैसे सिखाओगे कि हाउ टू सिलेक्ट योर अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन। जैसे कि पता है 10th के बाद बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम साइंस लें या कॉमर्स या फिर आर्ट्स या फिर कोई टेक्निकल सब्जेक्ट, या तो कोई साइड बाय साइड कोई मान लीजिए होटल मैनेजमेंट हो गया, या फिर आपका होस्टिंग हो गया, या फिर एक्टिंग हो गया, या फिर स्पोर्ट्स हो गया। कैसे आप चूज करोगे अपना डिसिप्लिन, ये कैसे सिखाएंगे, ये भी इन्हीं को बताया जाता है एट दिस स्टेज। नेक्स्ट, टू प्रमोट अमॉन्ग देम कल्चरल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, ऑथेंटिसिटी एंड मोरल वैल्यूज। इनके अंदर ये जो टीचर्स हैं, ये सभी के अंदर कल्चरल अवेयरनेस क्रिएट करना है, सेंसिटिविटी यानी कल्चरल सेंसिटिविटी डेवलप कराना है, क्योंकि कल्चर के बारे में नहीं जानेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे। दोज हु डोंट नो द कल्चर, देन हाउ विल दे टीच अबाउट कल्चर, हाउ विल दे ट्रांसमिट द कल्चर।
देन ऑथेंटिसिटी, मोरल वैल्यूज, यानी ऑथेंटिसिटी यानी कि कुछ ऑथेंटिक चीजें होते हैं ना, कुछ जो कि हमें जानना चाहिए, एंड मोरल वैल्यूज ये भी सीखना चाहिए। नेक्स्ट टू एनेबल स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट टीचर मतलब यहाँ पे पीपल टीचर, जो लोग बीएड कर रहे हैं, जिन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनको क्या सिखाएंगे? द एबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अगर हम इनको ट्रेनिंग नहीं देंगे गाइडेंस काउंसलिंग के बारे में, तो फिर वो बच्चों को क्या सिखाएंगे जब वो स्कूल जाएंगे? ठीक है। उसके बाद आता है टू एनेबल देम फॉर ए डाइवर्स इनोवेटिव फ्लेक्सिबल इवेल्युएशन सिस्टम, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे इवेल्युएशन सिस्टम। तो उनको जब हम नए इवेल्युएशन सिस्टम के बारे में बताएंगे, तभी जाकर के वो स्कूल में अपना नया इवेल्युएशन स्कीम अप्लाई करेंगे। देन लास्ट में आता है टू डेवलप अमंग देम आईसीटी हैंडलिंग स्किल्स, स्किल्स, ठीक है, नॉट स्कूल्स, इट इज स्किल्स, आईसीटी हैंडलिंग स्किल्स। यहाँ पे आईसीटी लर्न करने के स्किल्स हम उन्हें बताएंगे, ताकि वो आईसीटी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री स्टेज में उतना लागू नहीं होता है आईसीटी, क्योंकि दे विल नॉट गेट दैट मच ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट एक्सेस टू आईसीटी, बट हियर अभी सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास एक्सेस भी है, उनके साथ हम उनको पढ़ा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं, तो आईसीटी से हम उनको होमवर्क दे सकते हैं, स्मार्ट क्लास ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे उन सारे टीचर्स को, यानी जो स्टूडेंट टीचर्स, प्रोस्पेक्टिव टीचर आप कहते हो, उनको आईसीटी के बारे में सिखाएंगे, ताकि वो अपने क्लासरूम में दे कैन इंटीग्रेट आईसीटी टूल्स इनटू टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट फिर से, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि अगर हम गाइडेंस काउंसलिंग के बारे में, मान लीजिए आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, आप बीएड कर रहे हो, आपको बीएड में अच्छे से नहीं सिखाया गया व्हाट इज गाइडेंस, व्हाट इज काउंसलिंग, हाउ टू प्रोवाइड पर्सनल गाइडेंस, हाउ टू प्रोवाइड एजुकेशनल गाइडेंस, हाउ टू अप्लाई काउंसलिंग, व्हाट इज काउंसलिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो फिर अगर आप ही को नहीं पता है, जब आप कल टीचर बन जाओगे, एक क्लास 9th का बच्चा मतलब गुमसुम बैठा हुआ है, रो रहा है, किसी से बातें नहीं कर रहा है, तो आप कैसे उसको काउंसिल कर सकते हो, कैसे गाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर ट्रेनिंग टू ट्रेन द टीचर एजुकेटर, आई मीन स्टूडेंट टीचर्स अबाउट गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, क्लियर? ओके, अनिल अब क्लियर हो गया? ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी पे चलेंगे। ठीक है, ओके। डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, टीचर एजुकेशन ऑफ इन इंडिया। तो ये टीचर एजुकेशन एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है, यानी एक ऐसा एरिया है जो कि बहुत पुराना है, लेकिन बीच बीच में इसको फोकस नहीं दिया गया था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, टीचर एजुकेशन को सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, एंशिएंट से बात करें तो एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न इंडिया तक बहुत जगहों पे फोकस किया गया है, लेकिन बीच में, जैसे कि आपको पता होगा, मुस्लिम पीरियड में, उस टाइम में टीचर एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं करता था। इसका मतलब है कॉन्टिन्यूअसली टीचर एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, लेकिन बीच बीच में इसको छोड़ भी दिया जाता है। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो टीचर एजुकेशन इन इंडिया जो है, द हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन इटसेल्फ, यानी एजुकेशन जब से है, टीचर एजुकेशन भी तब से ही है। इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी इंडिया दुनिया का एक सबसे बड़ा टीचर एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, टीचर एजुकेशन चेन है। ठीक है, एजुकेशन ऑफ टीचर मस्ट हैव बीन बोर्न, यहाँ पे कहा गया है कि एजुकेशन ऑफ टीचर्स मस्ट हैव बीन बोर्न, मतलब पहले से ही हमें टीचर्स को एजुकेट करना है, ट्रेन करना है। देन ये कहा गया कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन टीचर एजुकेशन मे बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। तो बेसिकली ये डिवाइड किया गया है, आप उससे भी ज्यादा कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन ब्रॉडली हम एंशियंट पीरियड कैलकुलेट करते हैं कि एंशियंट में क्या था, जो कि 2500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और सेकंड में आते हैं बुद्धिस्ट पीरियड, आपको पता है 500 बीसी से लेकर के 1200 एडी तक आ जाता है, और मुस्लिम पीरियड जो कि 1200 एडी से लेकर के 1700 एडी तक आ जाता है। ब्रिटिश पीरियड या फिर प्री इंडिपेंडेंट एरा आप कह सकते हो, जो कि 1700 एडी टू 1947 एडी तक। देन टीचर एजुकेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 अप टू टुडे। ठीक है, तो हमने इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है। अब हम देखेंगे एक एक करके कि क्या मतलब टीचर एजुकेशन हर एक स्टेज में इंपॉर्टेंट था, किसने क्या रिकमेंड किया था, और टीचर एजुकेशन उस स्टेज में क्या था जब एंशियंट इंडिया, मतलब जब हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, लेटर्स नहीं थे हमारे पास, पढ़ने के लिए लिखने के लिए कुछ नहीं था, और बेसिकली वैदिक पीरियड जब धीरे 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 राइटिंग और रीडिंग, ठीक है, ये सब डेवलप हुआ था। ठीक है, तो एंशियंट पीरियड मतलब 2500 बीसी टू 500 बीसी। देखिए 2500 बीसी में शायद ही आपका
मतलब राइटिंग इतना ज्यादा नहीं चलता था, लेकिन धीरे धीरे जब ये 500 बीसी तक आता है, तब धीरे धीरे आपका राइटिंग डेवलप होता है, यानी लेटर्स लिखना डेवलप होता है। और दिस इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के एंशिएंट पीरियड में हम हिंदू सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मुस्लिम तो इंडिया में मुस्लिम इन्वेजन के बाद ही आए, उससे पहले तो नहीं थे। ठीक है तो इसका मतलब है एंशिएंट पीरियड में क्या होता है, हिंदू सिविलाइजेशन टीचिंग वाज कंसर्न विद टीचिंग ऑफ वेदा। उस टाइम में आपको पता है घर घर में सबके पास या फिर गांव में एक जरूर होता है जहाँ पे भगवान का जो पौराणिक प्रथाएं होते हैं उनके ऊपर बातें किए जाते हैं, डिस्कशन होता है गांव के चौराहे पे। ठीक है कुछ लोग बैठ जाते हैं वेद पढ़ने के लिए, ठीक है, संस्कृत में जो बुक्स होते हैं उसको पढ़ने के लिए, चैंट करने के लिए, ठीक है, ये सब होता है। तो इन हिंदू सिविलाइजेशन टीचिंग वाज कंसर्न विद टीचिंग ऑफ वेदा। उस टाइम में पढ़ाने का मतलब होता है क्या पढ़ाते थे, वेद पढ़ाते थे। उस टाइम में मैथमेटिक्स इंग्लिश ये सब नहीं था, वेद पढ़ाते थे वो। ठीक है, आउट ऑफ 4 क्लासेस ऑफ हिंदुइज्म में आपको पता है वर्ण सिस्टम, उसके हिसाब से ब्राह्मण्स सर्व्ड एज टीचर्स, और उस टाइम के टीचर यानी ज्ञानदाता ब्राह्मण्स थे। ठीक है, टॉप ऑफ द कम्युनिटी आते हैं द कम्युनिटी हु डिवोट देमसेल्फ टू द प्रमोशन ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसमिशन। ज्ञान प्रमोट करना यानी ज्ञान सब में बांटना और उसको दूसरों तक पहुंचाना, ज्ञान को कैसे दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है, वो टीचर्स का काम था। और उस टाइम में टीचर सिर्फ ब्राह्मण्स थे। ठीक है, और उस टाइम में टीचर का मतलब जो वेद जानते थे और जो वेदों का प्रयोग करते थे और दूसरों को वो बांटते थे। ठीक है, उसके बाद आता है द एजुकेशन वाज अंडरटेकन इन द गुरुकुल सिस्टम, धीरे धीरे गुरुकुल में आ गया। एंड द हर्मिट्स और सेजेस यानी जो गुरु थे, जो साधु थे, दे यूज्ड टू टीच द स्टूडेंट, और वही गुरु पढ़ाते थे। जैसे कि आपको पता है एकलव्य के बारे में पता होगा, ठीक है, द्रोणाचार्य। ठीक है, तो उस टाइम में गुरुकुल सिस्टम था। मॉनिटरियल सिस्टम, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है मॉनिटरियल सिस्टम। मॉनिटरियल सिस्टम वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सिस्टम फॉर टीचर एजुकेशन। देखिए यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है कि मॉनिटरियल सिस्टम वाज ए पार्ट ऑफ, मॉनिटरियल सिस्टम किसमें था, तो वो एंशिएंट इंडिया में था। और बेसिकली ये वेदांत यानी वेदों के आधार पर जब पढ़ाया जाता था तब सिखाया जाता था इसमें। ठीक है, हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है साधु। ठीक है, साधु, जो साधु होते हैं, सेज लिखा ना मैंने कि ऋषि, जो इसको हम कहते हैं ऋषि। ठीक है तो मॉनिटरियल सिस्टम भी था। यस, वैदिक एजुकेशन में मॉनिटरियल सिस्टम था। और मॉनिटरियल सिस्टम का मतलब जैसे क्लास में मॉनिटर होते हैं, एक एल्डरली बच्चा या फिर एक मतलब रिस्पॉन्सिबल बच्चा जिसको हम मॉनिटर बना देते हैं, उसी तरह से मॉनिटरियल सिस्टम था। और एजुकेशन में बेसिकली मॉनिटरियल सिस्टम इसको भी समझा जाता है। और एक चीज भी था, जब एक टीचर क्या करता था, मॉनिटर करता था अपने ग्रुप को, इसको भी मॉनिटरियल सिस्टम कहा जाता है। यस रिताली, ये मुस्लिम पीरियड में भी था, बट इनिशिएशन वाज स्टार्टेड इन एंशिएंट पीरियड आल्सो। ठीक है, बेसिकली ये टीचर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नॉलेज वाज ट्रांसमिटेड ओरली एंड मेडिटेशन वाज इनिशिएटेड बाय द टीचर। बेसिकली नॉलेज किससे मिलता था, ओरली। आपको पता है उस टाइम में रिटन कुछ नहीं था, ओरली जब वो जो बोला जा रहा है उसको याद करते थे। एंड मेडिटेशन, ध्यान करते थे ना, मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेट करके नॉलेज हम गेन करते थे। टीचर वाज रिगार्डेड एज गॉड इन एंशिएंट टाइम, आपको पता है भगवान मानते थे उन्हें। ठीक है, टीचर्स आर बेसिकली acquainted with Vedic social moral philosophical knowledge। जो टीचर्स होते थे, they are expected to have some knowledge on Vedas, the social moral and philosophical knowledge। तो इसका मतलब टीचर्स के पास ये सारे नॉलेज होने चाहिए उस टाइम में। तो टीचर एजुकेशन एलिजिबिलिटी उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, बस ब्राह्मण गुरुकुल में गुरु होने चाहिए और उसके साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत इसमें सारे नॉलेज होना चाहिए। उस टाइम में ओरली एंड मेडिटेशन के थ्रू पढ़ाते थे। नेक्स्ट आते हैं बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड stretched from 500 BC to 1200 AD, एने डोमिनी यानी कि आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, द फॉर्मल सिस्टम ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग emerged ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, ये याद रखिएगा। फॉर्मल ट्रेनिंग अब तक कुछ नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था टीचर्स को, लेकिन यहां से स्टार्ट होता है टीचर्स ट्रेनिंग। कोई मुझे मतलब बस हिंट में बताएगा कैसे, क्यों, फॉर्मल सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ था बुद्धिज्म में? फॉर्मल सिस्टम समझ रहे हो, यानी कुछ टीचर्स के लिए भी पढ़ाई होगा, वो लोग पढ़ेंगे फिर जाकर के टीचर बनेंगे फॉर्मली। ठीक है, पहले ऐसे ही कोई भी अगर ब्राह्मण है, अगर उसको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज है तो वो टीचर बन सकता है। यस पब्बज, वेरी गुड, वेरी गुड अनिल। आफ्टर पब्बज इट इज उपसंपद। यस, तो सेरिमनी मतलब कि आंसर लगभग सेम ही है कि जब हम पब्बज सेरिमनी होता है पहले, जो कि एक स्टूडेंट होता है, जब वो
एक स्टूडेंट बनना चाहता है, श्रमण जिसको हम बोलते हैं, श्रमण बनना चाहता है, तो वो पब्बज सेरेमनी से एंट्री करता है, यानी फर्स्ट ऑर्डिनेशन होता है पब्बज, ठीक है। एंड जब वो उपसंपद सेरेमनी करते हैं, यानी सेकंड ऑर्डिनेशन सेरेमनी और लास्ट ऑर्डिनेशन सेरेमनी, उसके बाद वो चाहे तो वो मॉन्क बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, हर्मिट बन सकते हैं, या फिर भिक्षु बन सकते हैं, ठीक है। तो बुद्धिस्ट में ये होता है उपसंपद के बाद, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आते हैं रिलेशन बिटवीन उपजिहा, उपजिहाया यानी द परसेप्टर, एंड डिसेबल यानी सधि विहारिका, ठीक है। सधि विहारिका, डिसेबल यानी स्टूडेंट को सधि विहारिका कहा जाता था, और जो प्रिसेप्टर यानी जो प्रिसेप्टर कौन होते हैं, टीचर होते हैं, ठीक है, जिनको उपजिहाया कहते थे, ठीक है। टीचर यानी जो प्रिसेप्टर, जो प्रिसेप्टर होंगे यानी जो आपको पढ़ाएंगे सिखाएंगे, ठीक है, ये प्रिसेप्टर होते हैं, तो ये बन जाते थे। एंड उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन कंटिन्यू करना चाहिए, ये कहते हैं कि अच्छा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। दो चीजें यहाँ पे, एक फॉर्मल सिस्टम होता है, एक उन दोनों के बीच में अच्छा रिलेशन होता है। टीचर्स यूज्ड मेथड बिसाइड ओरल रिसाइटेशन, आपको पता है उस टाइम में ओरल रिसाइटेशन ही होते थे, रिटन फॉर्म में उतना नहीं होता था। उसके बाद भी कुछ मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे कि एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन, डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर, यूज ऑफ स्टोरी, ट्रैवलिंग मेथड, प्रीचिंग मेथड एटसेट्रा टू डिसेमिनेट नॉलेज। नॉलेज इस मेथड से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। In monastic schools, Hetu Vidya and the inductive method was adopted, and the intellect of the disciple was trained through it. यानी कि मोनास्टिक स्कूल में हेतु विद्या, जैसे कि आपको पता है लॉजिक वगैरह, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इससे पढ़ाया जाता था, जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड, यानी कि फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, ठीक है, यानी कि फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाया जाता था। एंड उस टाइम में इंटेलेक्ट ऑफ द डिसिप्लिन वाज ट्रेन्ड थ्रू इट, यानी कि उसका जो इंटेलिजेंस है इसको हम और भी बढ़ावा देते थे, और भी इसको प्रमोट करते थे। नेक्स्ट आता है टीचर इज कॉल्ड भिक्षु, यहाँ पे टीचर को भिक्षु कहा जाता है। एंड ही विल अटेन मास्टरी इन हिज सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू बी अ पार्ट ऑफ द संघ। भिक्षु को यहाँ पे अपने सब्जेक्ट में, या फिर जो सब्जेक्ट पढ़ा मतलब पढ़ने चाहिए एक टीचर को, उसमें मास्टरी होना चाहिए टू बी ए पार्ट ऑफ द संघ, ठीक है। नोन टू अननोन, स्पेसिफिक टू जनरल, बहुत अच्छे, एलिजा एंड सुभाषिनी। आफ्टर द उपसंपद सेरेमनी अ भिक्षु इज ट्रेन्ड टू बिकम ए टीचर, मतलब आपका पब्बद सेरेमनी कंप्लीट हो गया, अब उपसंपद सेरेमनी के बाद आप भिक्षु बनना स्टार्ट करते हो टू बिकम अ टीचर, ठीक है, टीचर बनते हो। मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग, वेरी गुड अनिल। तो चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुद्धिस्ट के बाद आते हैं मुस्लिम पीरियड। पता है मुस्लिम पीरियड मोहम्मद बिन कासिम के बाद शुरू होता है, धीरे धीरे हम गजनी को देखते हैं, मोहम्मद ऑफ गजनी, उसके बाद आते हैं दिल्ली सल्तनत, उसके बाद आते हैं मुगल एम्पायर, ठीक है, तो मुगल्स आते हैं अफगानिस्तान से। तो मुस्लिम जब आते हैं, यानी कि जो मुस्लिम रूलर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया जब आते हैं, तो ये पीरियड में आपको पता होगा कि यहाँ पे एजुकेशन थोड़ा सा मतलब मुस्लिम एजुकेशन को पैटर्नाइज करेंगे मुस्लिम रूलर्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज नो फॉर्मल सिस्टम ऑफ टीचर ट्रेनिंग। देखिए मैंने क्या कहा, एंशियंट में था, ठीक है, बुद्धिज्म में था, लेकिन मुस्लिम में नहीं आएगा। मुस्लिम में नहीं था, कोई फॉर्मल सिस्टम ऑफ टीचर ट्रेनिंग नहीं था। इन द होली कुरान एजुकेशन इज अर्ज्ड एज अ ड्यूटी ऑफ हाई एस्टीम, यानी कि कुरान में ये कहा गया है कि पढ़ाना, शिक्षा देना एक महत काम होता है। ये मतलब जैसे कहते हैं ना, ये अ, खुदा ये चाहते हैं कि आप सबको अपना नॉलेज बांटो, ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा काम होता है, ठीक है, नेक काम होता है, ये कहा जाता है कुरान में। So Muslim in India founded maktabs, madrasas and libraries. मकतब, मदरसा और लाइब्रेरी बनाया गया मुस्लिम पीरियड में मुस्लिम रूलर्स के द्वारा। मकतब्स imparted instruction in reading, writing, simple arithmetic beside कुरान एजुकेशन। कुरान तो पढ़ाया जाता था, क्योंकि आपको पता है कि मकतब में, जो कि आपको पता है कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, जो आपको मतलब बेसिकली रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक ये सिखाया जाता था बिसाइड्स कुरान, यानी कि मकतब तो बेसिक स्टार्टिंग है, इसलिए मुस्लिम पीरियड में एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि कुरान पढ़ाना। कुरान पढ़ाना और कुरान में जो लिखा गया है उससे समझना, स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि होली कुरान में क्या लिखा गया है, और उसके साथ ही साथ उन्हें रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक ये भी सिखाया जाता था। यस, मकतब फॉर प्राइमरी, वेरी गुड। मकतब प्राइमरी के लिए था, वेरी गुड लिटिना ब्रजकिशोर सुभाषिनी, वेरी गुड। मदरसा सेकेंडरी के लिए था, यस वेरी गुड। ऑफन अटैच टू ए मॉस्क, वेरी गुड रंजन। क्या होता था कि मकतब जो होते थे वो बेसिकली अंदर ही होते थे, यानी कि एक हम क्या बोलते हैं उसको, कि मॉस्क, मॉस्क कहते हैं उसको। तो मॉस्क मस्जिद जो होता है उसी पे अटैच होता था
मकतब यानी कि मस्जिद के अंदर होता था या तो मस्जिद के बगल में होता था। इट इज अटैच टू ए स्कूल कॉल्ड मकतब, ठीक है। तो मकतब के साथ अटैच होता था एक मस्जिद, ठीक है, वहां पे अटैच होता था, वहीं पे पढ़ाया जाता था, कम्युनिटी सेंटर हम कह सकते हैं, ठीक है। बट मद्रासर में क्या पढ़ाया जाता था? ग्रामर, थियोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लिटरेचर, साइंस, क्योंकि ये हायर एजुकेशन में है। और भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, एथिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री पढ़ाया जाता था। टीचर जो होते थे मकतब में, वेर मोस्टली मौलवी, मौलवी यानी वहां पे जो मौलवी होते हैं, जो लोग मतलब जैसे क्या बोलते हैं कि हमारे जैसे पुजारी होते हैं, पूजा करते हैं, वहां पे भी मौलवी होते हैं जो लोग प्रेयर करते हैं, जो लोग दुआ करते हैं, ठीक है। आफ्टर बिस्मिल्लाह सेरेमनी दे आर एडमिटेड इनटू मकतब। यस, वेरी गुड। बिस्मिल्लाह सेरेमनी के बाद ही होता है। बट इन द मदरसा स्कॉलरली पर्सन वेर एम्प्लॉयड। देखिए याद रखिएगा, मकतब में कौन टीचर है? मौलवी है। लेकिन मदरसा में टीचर्स अपॉइंट किए जाते हैं, एम्प्लॉय किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मतलब एलिजा कह रहे हैं कि बिस्मिल्लाह सेरेमनी के बाद वो लोग, उन लोगों को मकतब में एडमिशन मिलता है, यानी कि इनिशिएशन सेरेमनी इन मुस्लिम एजुकेशन इज कॉल्ड एज बिस्मिल्लाह सेरेमनी, ठीक है। उसके बाद द मेथड ऑफ टीचर प्रिपरेशन वाज मोस्टली इनिशिएशन ऑफ व्हाट द ओल्ड टीचर्स प्रैक्टिस्ड। यानी कि मेथड ऑफ टीचर प्रिपरेशन क्या होता था? जैसे पुराने टीचर्स सिलेक्ट होते थे वैसे ही टीचर सिलेक्ट होते थे। क्रैमिंग एंड मेमोराइजिंग वेर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी रट्टा लगाना इसमें भी इंपॉर्टेंट है, यानी रोट लर्निंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। टीचिंग वाज बेसिकली ओरल, यानी कि पहले तो ओरल मेथड से ही पढ़ाया जाता था। देन आता है ब्रिटिश पीरियड, जो कि ब्रिटिश पीरियड है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश पीरियड क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस एरा का है, इसलिए ये 1700 एडी से लेकर के हम जब इंडिपेंडेंट हुए 1947 तब तक है। Britishers changed the above education system according to their own system, their need and philosophy. ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से सारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि जो मुस्लिम थे वो अपने देश को सब कुछ लेके चले जाते थे। जैसे कि 17 टाइम्स गजनी हैज अटैक्ड इंडिया एंड टेकन ओवर मेनी ऑफ द वेल्थ। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या करते थे? ब्रिटिशर्स वो चाहते थे कि वो यहाँ पे कॉलोनी बनाए, यानी दे यूज्ड टू स्टे विद अस, यानी कि वो चाहते थे कि वो हम यहाँ पे रूल भी करेंगे और यहाँ पे रहेंगे भी, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। मॉनिटरियल सिस्टम, व्हाट इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ मकतब? मॉनिटरियल सिस्टम तो पता ही है, मॉनिटरियल सिस्टम क्या है? मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ मकतब वाज पर्शियन, ठीक है। ये शायद मैंने पढ़ाया भी था, पढ़ाया या छोड़ दिया इसको? नहीं, छोड़ दिया, ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पे छोड़ दिया है। देखिए, एक तो था पर्शियन में पढ़ाते थे, ठीक है, लेकिन आपको पता है अरबिक भी पढ़ाया जाता था, क्योंकि जो कुरान का लैंग्वेज है वो अरबी था, ठीक है। कुरान का लैंग्वेज अरबी था, इसलिए अरबिक पढ़ाया जाता था। पर्शियन में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था पर्शियन, ठीक है। पर्शियन था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मद्रासा, ठीक है। लेकिन अरबिक इसलिए पढ़ाया जाता था क्योंकि कुरान में अरबी में लिखा गया है, अरबी समझने के लिए अरबिक पढ़ाया जाता था, जो कि मकतब में पढ़ाया जाता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश पीरियड में आपको ये समझ में आ रहा है कि ब्रिटिश पीरियड से पहले भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे कि आपको पता है फ्रेंच थे, ठीक है, और भी बहुत सारे, जैसे कि पोर्तुगीज थे, ऐसे भी बहुत सारे थे, ठीक है। तो यूरोपियन मिशनरीज फर्स्ट स्टार्टेड स्कॉलर्स एंड लेटर इनिशिएटेड टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। यूरोपियन जो मिशनरीज है, मिशनरीज वेर रन बाय होम, रन बाय द, मिशनरी का मतलब होता है क्या? फिर क्रिश्चियंस, यानी जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं वो लोग चलाते थे ये इंस्टीट्यूशन, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। द डैनिश मिशनरी यानी डेनमार्क, डेनमार्क के भी थे बहुत सारे यहाँ पे, जिसको हम डच कहते थे। डैनिश मिशनरी एस्टेब्लिश ए नॉर्मल स्कूल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स एट सेरामपुर नियर कैलकाटा। कैलकाटा में उन्होंने पहली बार एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया था। अच्छा, कोई मुझे बताएगा सेरामपुर से आपको क्या याद आ रहा है? द प्लेस इज रिलेटेड टू समथिंग इन द हिस्ट्री इन द पास्ट, ठीक है, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है। देन आते हैं सर मुनरो। In his minute dated 13th December 1823 gave some ideas for the improvement of the education of teachers. Teachers के improvement के लिए उन्होंने कुछ आइडिया दिया। Then आता है he suggested an increase in their allowances, यानी कि उनको जो पगार मिलता था उसमें उन्होंने बढ़ोतरी की। Different type of syllabi for Hindu and Muslim teacher, हिंदू टीचर्स के लिए और मुस्लिम टीचर्स के लिए अलग अलग सिलेबी उन्होंने बनाया। उसके साथ ही साथ इन जून 1826 फॉर द first normal school was started in Madras under the management with the finances of the British government, initially prepared teachers for the district school.
डिस्ट्रिक्ट स्कूल के लिए जो टीचर्स चाहिए उन लोगों के लिए ट्रेनिंग देने के लिए 1826 जून में एक स्कूल खोला गया, टीचर ट्रेनिंग स्कूल अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मद्रास। समझ में आ रहा है? किसी ने भी नहीं बताया श्रीरामपुर किसके साथ रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू द सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड्स डिस्पैच। उड्स डिस्पैच 1854 में आया था। पता है आपको कि यहाँ पे हर 20 साल में, यानी आफ्टर एवरी 20 इयर्स इट इज रिवाइज्ड। तो ये जो रिवाइज हुआ था उसमें आया था उड्स डिस्पैच। दिस डिस्पैच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड वाज इम्प्लीमेंटेड इन दिसंबर 1854। ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1854 को। इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिया है। श्रीरामपुर, बैरकपुर, यस रिताली, श्रीरामपुर, बैरकपुर सभी ये सारे इंक्लूडेड है। बैरकपुर में तो आपको पता है कि भगत सिंह जो मतलब उनका फर्स्ट ऑफ ऑल ही रेज्ड वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ऑल्सो श्रीरामपुर, ठीक है, क्योंकि ये सारी जगह आसपास ही है वेस्ट बंगाल में, मतलब जो कि रिलेटेड है टू द सिपाही म्यूटिनी। सिपाही म्यूटिनी स्टार्टेड स्पार्क्ड इन बैरकपुर, देन ग्रेजुअली इट एक्सपेंडेड टू श्रीरामपुर, ठीक है। चलिए मैं इसके साथ ही रिलेट करता हूँ क्योंकि बराकपुर श्रीरामपुर इसी से स्टार्ट हुआ था ये जो आपका सिपॉय म्यूटिनी, ठीक। उसके आगे बढ़ते हैं। इट सजेस्टेड द फॉलोइंग फॉर द टीचर्स। टीचर्स के लिए ये क्या सजेस्ट किया है? उड्स डिस्पैच ने क्या सजेस्ट किया है कि टीचर ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए? इन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्कूल्स इन ईच प्रेसिडेंसी। कितने प्रेसिडेंसी थे और क्या क्या थे मुझे बताइए, कमेंट में जरूर बताइए। इन्होंने कहा हर एक प्रेसिडेंसी में एक एक ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ ए प्यूपिल टीचर सिस्टम, यानी कि एक प्यूपिल टीचर सिस्टम को मैनेज करने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जैसे कि आज की डेट में एनसीटीई है, उस टाइम में भी एक इंस्टीट्यूशन रहेगा। देन ग्रांट और स्टाइपेंड टू प्यूपिल टीचर्स। जो प्यूपिल टीचर्स यानी जो लोग पढ़ाई करेंगे, टीचर ट्रेनिंग लेंगे, उनके लिए स्टाइपेंड रहेगा। देन स्मॉल पेमेंट टू टीचर्स, यानी कि टीचर्स को भी कुछ पेमेंट्स मिलेगा जो उनको पढ़ाएंगे। अवार्ड ऑफ सर्टिफिकेट टू कैंडिडेट ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। देखिए इस टाइम में, आज की डेट में आपको लग रहा होगा ये तो बहुत आसान है, ये तो हम सभी करते हैं, लेकिन उस टाइम में मान मतलब आज से सोचिए कितना टाइम पहले था, 200 ईयर्स नियरली, 200 ईयर्स बैक अगर आप सोचोगे तो ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था, ठीक है, 200 ईयर्स। तो इसलिए उस टाइम में ये सब नया था। देन प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई टीचर ट्रेनिंग लेता है तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम मिलेगा, ठीक है। कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास, वेरी गुड। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड स्टैनलेस डिस्पैच। लॉर्ड स्टैनले ने एक डिस्पैच, वही वुड्स की तरह एक डिस्पैच आया था जो कि आया था 1859 में, यानी 5 साल के बाद लॉर्ड स्टैनले डिस्पैच। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। In 1959, Lord Stanley, Secretary of State for India, greatly emphasized on teacher training. Dispatch very emphatically stated that the administration should resist from procuring teachers from England. याद रखिए, ये वाला याद रखिए, बाद में मैं पूछूंगा आपको। And that teachers for vernacular school should be made available locally. कुछ समझ में आया? ये कह रहा है कि जो वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट था, रूल कौन कर रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहा था, ठीक है। और उस टाइम में आपको पता था कि द होल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन द हैंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। धीरे धीरे जब वाइस रॉय का पावर आया तो सीधा ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसको हथिया लिया था, यानी अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया था। लेकिन उस टाइम में ये जो सेक्रेटरी, आपको पता है सेक्रेटरी के पास बहुत दिमाग होता है, तो लॉर्ड स्टैनली ने कहा कि हम क्यों अपने इंग्लैंड से क्यों टीचर यहाँ पे अपॉइंट करें, मतलब कोई इंग्लैंड से आएगा यहाँ पे पढ़ाएगा, नहीं चाहिए। अगर यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज या फिर इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, बहुत अच्छे। मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है, ठीक है। तो वर्नाकुलर स्कूल्स में लोकल टीचर्स को अपॉइंट करना चाहिए, यानी कि व्हाई टू वेस्ट योर मनी बाय ब्रिंगिंग टीचर्स फ्रॉम ब्रिटिश, फ्रॉम इंग्लैंड। Why don't you appoint the local teachers in their vernacular school? इससे क्या होगा? आपको कोई दिक्कत होगा नहीं, प्रॉब्लम होगा नहीं, यहीं के टीचर यहीं पे पढ़ाएंगे।
बाहर से नहीं आएंगे, उनको लिए क्वार्टर वगैरह नहीं चाहिए, उसके साथ ही साथ बहुत पैसा भी बच जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के टीचर्स अगर पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं, उनका दिक्कत क्या है। अगर ब्रिटिश से आएंगे, इंग्लैंड से आएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। ठीक है। इन 1859 the new grant in aid rule was provided that salary grant to schools be given to those teachers who had obtained a certificate of teacher training। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल्स को यहाँ पे ग्रांट सिस्टम आ गया 1859 में, आई मीन 1959 है ये। यहाँ पे 1959 जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है। 1859 ये सब कुछ 1859, 19 की बात ही नहीं आती है यहाँ पे। 1859, ठीक है। तो 1859 में ग्रांटिंग एड जो कि आपको पता है एक फंडिंग रूल है, फंडिंग रूल आ जाता है। और उसी के तहत क्या होता है, यहाँ पे टीचर्स को सैलरी मिलेगा, लेकिन जिनके पास सर्टिफिकेट है उन्हीं को मिलेगा। यानी इफ यू हैव been trained through teacher training, then you will be given salary, otherwise you won't get salary even if you are teaching। ठीक है। ग्रांटिंग एड GIA इसको कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि देखिए अच्छे से देखिए, सर्टिफिकेट जिन्होंने ऑब्टेन किया है विल बी गिवन ग्रांट टू द स्कूल्स और सैलरी। ठीक है। आपको सैलरी ग्रांट तभी मिलेगा जब आप क्या कर सकते हो, हाँ, इसको क्या कर सकते हो कि आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तभी जाकर के आपको पैसा मिलेगा। अनिल कह रहे हैं कि सर ग्रांटिंग एड ऊट्स डिस्पैच में आया था, ऊट्स डिस्पैच के रिकमेंडेशन के बाद ही ये बनाया गया है, इसलिए कहा जाता है ऊट्स डिस्पैच ने GIA रूल लाया था, यानी ग्रांटिंग एड रूल लाया था। लेकिन लॉर्ड चर्नल ने सीधा सीधा ये कह दिया कि ग्रांटिंग एड रूल को अप्लाई तभी करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे स्टेट्स में भी जो भी काम होता है वो मिनिस्टर नहीं करते हैं, उसी टाइम में भी कोई मिनिस्टर नहीं करता था, सेक्रेटरी करते थे, सेक्रेटरी इसको लागू कराएंगे। सेक्रेटरी कहे 1859 में कि ग्रांटिंग एड रूल तभी लागू होगा जब आपके पास टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा, अदरवाइज ये लागू नहीं होगा। ठीक है। ऊट्स डिस्पैच इज द फाउंडर ऑफ ग्रांटिंग एड सिस्टम। ठीक है, उन्होंने ही स्टार्ट किया था, लेकिन ये लागू हुआ इफेक्टिवली 1859, जो कि सेक्रेटरी लागू किए। ग्रांटिंग एड उन्हीं को मिलेगा जिनके पास टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होगा। For the training of secondary teachers, training classes were added to the following schools। सेकेंडरी टीचर के ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग क्लासेस ऐड किए गए दो प्रकार के स्कूल में। एक होता था गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल मद्रास, 1856 में एस्टेब्लिश हुआ। देन आता है सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल एट लाहौर, 1877 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। वुड सजेस्टेड give small payment to teacher but Stanley payment given to those who have certificate। yes, हंटर कमीशन में ग्रांट्स इन एड भी था। देखिए हंटर कमीशन तो बहुत बाद आया है। ठीक है। तो हंटर कमीशन इसके आगे आएंगे, हंटर कमीशन की भी बात करेंगे। हंटर कमीशन में था, देखिए स्टार्ट तो हो गया था ऊट्स डिस्पैच से। ऊट्स डिस्पैच ने कह दिया था कि ग्रांटिंग एड हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। लेकिन स्टैनले कमीशन ने यानी स्टैनले डिस्पैच ने इसको लागू किया और कहा कंडीशन ये होगा, ग्रांटिंग एड उन्हीं को मिलेगा, पैसा उन्हीं को मिलेगा जिनके पास सर्टिफिकेट होगा। ठीक है। क्लियर। ओके। पीपल टीचर्स स्टाइपेंड, यस। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं फिर। हंटर कमीशन 1882। ठीक है। हंटर कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं जिसको हमने सॉर्टिंग कर दिया है। देखिए पहले तो उन्होंने कहा प्रोवाइड एडिक्वेट नंबर ऑफ नॉर्मल स्कूल टू कैटर टू द लोकल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल प्राइमरी स्कूल। सबसे पहले आप प्राइमरी स्कूल के रिक्वायरमेंट्स को देखिए, जो कि बोथ गवर्नमेंट एंड एडेड है, यानी गवर्नमेंट और एडेड स्कूल विद इन द डिवीजन अंडर ईच इंस्पेक्टर। कुछ इंस्पेक्टर रहेंगे, नंबर ऑफ स्कूल जितने होंगे प्राइमरी के, मतलब बोथ गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल, उनके अंडर में आएंगे। ठीक है। नॉर्मल स्कूल्स बनाएंगे, नॉर्मल स्कूल के रिक्वायरमेंट को फुल करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो एडेड हो। सेकंड में एस्टेब्लिश पेडागोजिकल कोर्सेज। पेडागोजी कोर्सेज, पेडागोजी के बारे में मैंने बता दिया, कोर्स उसका हम एस्टेब्लिश करेंगे, लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट, कंडक्ट एग्जामिनेशन इन द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग यानी टीचर्स का जो होता है ना टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, उसी प्रकार के यहाँ पे टीचर का एग्जाम होना चाहिए। Then institute examination and certification of successful completion of teacher training as a condition for permanent employment। आपको पता था आजकल तो सब कुछ परमानेंट चल रहा है कि आप अगर क्रैक कर लेते हो जॉब तो फिर आप परमानेंट हो जाते हो, लेकिन उस टाइम में परमानेंट होने के बहुत सारे कंडीशंस थे। उनमें से एक कंडीशन था, अगर आपने इंस्टीट्यूट से टीचर ट्रेनिंग का कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नहीं तो फिर आप टेम्पररी काम करोगे। ठीक है। इंट्रोड्यूस अ शॉर्टर कोर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ ग्रेजुएट्स। जो लोग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक शॉर्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद वो टीचर प्रोफेशन में आ सकते हैं।
थ्योरी एंड ट्रेनिंग टू गो हैंड इन हैंड, यानी थ्योरी और ट्रेनिंग दोनों को हैंड इन हैंड चलाएंगे, कोई भी अकेला नहीं चलेगा, यानी बोथ विल गो हैंड इन हैंड, ठीक है। उसके बाद आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1984, ठीक है। 1984 आपको पता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ चुके हैं। 1919 की बात करते हैं, 1835, 1935 की बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे रेजोल्यूशन आए हैं। उनमें से एक रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी है 1904। तो इंट्रोड्यूस पेडागोजी कोर्स हंटर कमीशन, यस। तो पेडागोजी कोर्स किसने इंट्रोड्यूस किया है? हंटर कमीशन ने, ठीक है। तो चलते हैं ये पीछे जा रहा है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रेजोल्यूशन लाया था वो भी एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर 1904 में। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वेयर लॉर्ड कर्जन, आपको पता है लॉर्ड कर्जन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? पता ही है, बताइए मुझे। द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फेल्ट द नीड ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। तो टीचर्स ट्रेनिंग को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। हम्म, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डिवीजन ऑफ बंगाल, ठीक है, डिवीजन ऑफ बंगाल, बंगाल डिवीजन का सबसे बड़ा मतलब जिनका रोल है लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर के ये देखा कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज, इसलिए उन्होंने दो प्रकार के इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था। एक तो ट्रेनिंग कॉलेजेस और एक है ट्रेनिंग स्कूल, ठीक है। इन्होंने कहा था रेजोल्यूशन एनंशिएटेड दैट if secondary education was to be improved then the teachers should be trained in the art of teaching। अगर हमें सेकेंडरी स्कूल का क्वालिटी बढ़ाना है तो उनके टीचर्स को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। देयर वर 5 टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस इन ऑल एट प्लेसेस लाइक, मतलब उस टाइम में 5 जगहों पे ही ट्रेनिंग कॉलेज था, वो भी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। वो है मद्रास, कुर्सेओंग, इलाहाबाद, लाहौर एंड जुबलपुर, ठीक है। उस टाइम में 5 ही प्लेस में था, टोटल 5 इंस्टीट्यूशंस वे देयर। द जनरल प्रिंसिपल अपॉन विच द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन वेयर टू बी डेवलप्ड वे, यानी कि जो ट्रेनिंग स्कूल बनाए जाएंगे ये इस मतलब प्रिंसिपल पे बनाए जाएंगे, वो है टू एनलिस्ट मोर मेन ऑफ एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस इन द वर्क ऑफ हायर ट्रेनिंग, यानी कि एबल लोगों को ही हम सिलेक्ट करेंगे हायर एजुकेशन में काम करने के लिए। टू इक्विप द ट्रेनिंग कॉलेजेस वेल, ट्रेनिंग कॉलेज में वो सारे फैसिलिटीज देंगे ताकि वहां पे बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। टू मेक द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 years एंड फॉर ग्रेजुएट्स 1 year, और बाकियों के लिए 2 साल का रहेगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उनके लिए 1 साल का रहेगा। आपको पता है बहुत समय तक हमारे इंडिया में बीएड 1 साल का ही होता था, ठीक है, 1 year बीएड ही होता था, इसलिए 1 year फॉर ग्रेजुएट्स। द कोर्स वुड कल्मिनेट इन अ यूनिवर्सिटी डिग्री और डिप्लोमा, यानी कि डिग्री डिप्लोमा के तौर पे ये कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट आते हैं ट्रेनिंग स्कूल बनाने की बात करें, उन्होंने किया था रेजोल्यूशन रिकमेंडेड ओपनिंग ऑफ मोर ट्रेनिंग स्कूल्स पर्टिकुलरली इन बंगाल। ट्रेनिंग स्कूल बनाने की बात करते हैं वो भी बेसिकली बंगाल में, क्योंकि बहुत सारे आपको पता है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होते थे पूरे इंडिया में वो बहुत सारे बंगाल में ही हुआ करते थे, ठीक है। The normal schools were mostly boarding schools where students with vernacular education came for training and were given stipend। और इस तरह के नॉर्मल स्कूल्स में, यानी ट्रेनिंग स्कूल्स के साथ जो अटैच किया जाएगा नॉर्मल स्कूल को, वो बोर्डिंग स्कूल रहेगा जहां पे उन्हें वर्नाकुलर एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा एंड उनके लिए स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसके बाद फिर से एक रेजोल्यूशन आया था 1913 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। यहाँ पे सेकेंड रेजोल्यूशन में कहा गया कि मेनी यूजफुल मेजर्स विद रिगार्ड टू इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए कहा गया था। इट सजेस्टेड दैट टीचर्स शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द क्लास ऑफ द बॉयज whom they will teach and they should have passed the middle vernacular examination and undergone a year's training। यानी कि टीचर्स को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, कहां से हम टीचर सिलेक्ट करेंगे कि एक क्लास ऑफ बॉयज, यानी कि जो लोग पढ़ाएंगे, उस टाइम में तो पता था कि वुमेन एजुकेशन कितना था, इसलिए क्लास ऑफ बॉयज विल बी सिलेक्टेड हु विल टीच एंड दे शुड हैव पास्ड मिडिल वर्नाकुलर एग्जामिनेशन, यानी कि एक जैसे होता है ना कि एमई स्कूल जैसे होता है वैसे मिडिल वर्नाकुलर एग्जामिनेशन पास करना चाहिए और 1 साल का उनका ट्रेनिंग भी रहना चाहिए, तभी जाकर के उनका सिलेक्शन होगा। इट सजेस्टेड पीरियडिकल रिपीटेशन एंड इंप्रूवमेंट कोर्स फॉर टीचर्स, यानी कि जैसे जिसको हम आज सीपीडी कहते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वैसे ही उनके लिए इंप्रूवमेंट कोर्सेस रहेंगे टीचर्स के लिए। रिजोल्यूशन एम्फासाइज दैट नो टीचर शुड बी अलाउड टू टीच विदाउट ए सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए सीधा सीधा मना कर दिया। वहां पे कहता था कि अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे
आपके बिना सर्टिफिकेट के साथ, आप सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कभी टीचर बन ही नहीं सकते हो। यू कांट बिकम ए टीचर हियर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन ये किया था 1913 में, ठीक है। 1913 में देखिए जो सर्टिफिकेट वाला बात 1913 से स्टार्ट हो गया, आज से 100 साल से पहले, 110 साल पहले ही कह दिया गया था कि सर्टिफिकेट के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन, सैडलर कमीशन कहते हैं, 1970, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि इट सजेस्टेड ऑफ ओपनिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज, ईच डिपार्टमेंट विद अ प्रोफेसर एंड रीडर एंड अ नंबर ऑफ असिस्टेंट एंड इंस्टीट्यूट अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है। नहीं, अभी तक टेट स्टार्ट नहीं हुआ है अनिल, टेट स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। टेट बहुत आगे आ गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्होंने कहा कि पीजी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पे कह रहा है यूनिवर्सिटीज में, और उस टाइम में यूनिवर्सिटी कितने थे आपको पता है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले 1857 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। उससे ज्यादा नहीं थे। आजकल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस टाइम में इतना ज्यादा नहीं था। इसलिए इन्होंने रिकमेंड किया था कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन डिपार्टमेंट खोला जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, ठीक है। और हर एक डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर रहेंगे एंड रीडर एंड नंबर ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर रहेंगे और असिस्टेंट्स रहेंगे, ठीक है। इन्होंने ये भी रिकमेंड किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे एजुकेशन को एक पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर ग्रेजुएशन में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रखेंगे। वो सारे कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल था, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ द सैडलर कमीशन हैड सैलिटरी इफेक्ट ऑन टीचर एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन इंडिया। माइसर यूनिवर्सिटी स्टार्टेड अ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन इन 1925। माइसर यूनिवर्सिटी में 1925 में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन करके एक पीजी डिपार्टमेंट खोला गया था सबसे पहले, 1925 में। अब चलते हैं हैटॉक कमेटी 1929। हैटॉक कमेटी 1929 में ये कहता है कि टीचर्स फॉर रूरल एरिया शुड बी इंडक्टेड फ्रॉम पर्सन हु वेर क्लोज टू रूरल सोसाइटी। यानी रूरल एरिया के लिए जो स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग देंगे या फिर जो टीचर्स को हम ट्रेनिंग देंगे, दे शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रूरल एरिया इटसेल्फ। यानी कि जिन लोगों को हम ट्रेनिंग देने वाले हैं रूरल एरिया में पढ़ाने के लिए, वो खुद रूरल एरिया या फिर उसके आसपास से हो तो बेहतर होगा, ठीक है। It also suggested that journals for teacher in the vernacular refresher course, conference, meeting of teacher association can do much to brighten the lives of teachers and improve their work। यानी टीचर्स के इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारी बातें हो गई है। यहाँ पे कहा गया टीचर्स के लिए एक जर्नल रहना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेज में, सो दैट दे कैन पब्लिश देयर वर्क्स। रिफ्रेशर कोर्स उनके लिए होना चाहिए, उनके लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स होना चाहिए, उनका एक एसोसिएशन होना चाहिए ताकि वो अपना काम जो है वो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर द सेकेंडरी स्कूल टीचर्स टू कमिटी हैड द सेम सजेशन, वो सभी के लिए था। वर्किंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सैडलर कमीशन, 13 आउट ऑफ 18 यूनिवर्सिटी सेट ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। मैंने कहा था उस टाइम में कितने यूनिवर्सिटीज थे, टोटल 18 यूनिवर्सिटी इन इंडिया। 18 से 13 मतलब 13 आउट ऑफ 18 यूनिवर्सिटी ने अपने यूनिवर्सिटी में एजुकेशन एक सब्जेक्ट का एक डिवीजन बना दिया था, ठीक है, उस टाइम। करिकुलम थ्रू नैरो, यस। आगे बढ़ते हैं। द अबॉट वुड रिपोर्ट 1937। 1937 में अबॉट रिपोर्ट आया था, ठीक है। अबॉट वुड का एक रिपोर्ट आया था। इसमें कहा गया द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग शुड बी 3 years टू एनेबल द पीपल टू कंटिन्यू विद जनरल एजुकेशन अलॉन्ग विद प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ये कहा था कि 3 साल का ट्रेनिंग होना चाहिए। इट फर्दर सजेस्टेड अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर द टीचर सो दैट ही कुड गेट अ वाइडर एक्सपीरियंस। 3 साल का 3 years का ट्रेनिंग होगा, प्लस उनके लिए एक रिफ्रेशर कोर्स भी रहेगा, ठीक है। रिफ्रेशर कोर्स भी इनके लिए रहेगा, ये कहा जा रहा है अबॉट वुड रिपोर्ट में। देन आता है सर्जन प्लान। सर्जन प्लान या फिर सर्जन रिपोर्ट कहते हैं 1944, ठीक है। धीरे धीरे क्लोज जा रहे हैं हम कि पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है सर्जन रिपोर्ट में क्या होगा, इट सजेस्टेड 2 year कोर्स फॉर प्री प्राइमरी एंड जूनियर बेसिक स्कूल एंड 3 year कोर्स फॉर सीनियर बेसिक स्कूल। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए 2 years किसके लिए, 2 years किसके लिए, प्री प्राइमरी के लिए, यानी जो नर्सरी पढ़ाएंगे, प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए जो लोग प्री प्राइमरी में पढ़ाएंगे, या तो जूनियर के लिए, जूनियर यानी प्राइमरी के लिए, ठीक है, जूनियर के लिए। 3 years किसके लिए, 3 years किसके लिए, 3 years होते हैं सीनियर स्कूल्स के लिए, सीनियर, जिसको हम एलिमेंट्री या फिर सीनियर सेकेंडरी आप कह सकते हो। तो 3 साल का, वही 3 साल का और 2 साल का कहा गया। नॉन ग्रेजुएट टीचर्स विथ हाई स्कूल्स वेयर टू गो फॉर 2 year ट्रेनिंग एंड ग्रेजुएट्स फॉर 1 year ट्रेनिंग। जो कि नॉन ग्रेजुएट्स है, इनमें भी डिवीजन है। अगर नॉन ग्रेजुएट है
नॉन ग्रेजुएट है तो फिर वो 2 साल का ट्रेनिंग लेगा, अगर ग्रेजुएट है तो वो 1 साल का ट्रेनिंग लेगा। ठीक है। द फर्स्ट ईयर ऑफ द 2 years ट्रेनिंग शुड बी डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ जनरल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट। 2 साल में से 1 साल उसे जनरल एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं टीचर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। इसी के साथ हम खत्म करेंगे आज कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या क्या रिकमेंडेशन आया था, कौन सा कमीशन आया था, क्या कहा था। इसमें बहुत कम है। इसमें सबसे पहले आते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। इसको और क्या कहा जाता है मुझे बताइए, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसके चेयरमैन कौन थे। इट सजेस्टेड दैट द कोर्सेज मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल टू लोकल सर्कमस्टेंस। ये कहता है कि द कोर्सेज, जो भी कोर्सेज रहेंगे, टीचर एजुकेशन का जो भी प्रोग्राम रहेगा, तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए एंड अडेप्टेबल होना चाहिए कि लोकल सर्कमस्टेंस के हिसाब से जैसे इसको अडेप्ट किया जा सकता है। सभी का आंसर आ चुका है, राधाकृष्णन कमीशन। बहुत अच्छे, राधाकृष्णन कमीशन। ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके चेयरमैन थे, इसलिए इनके नाम पे इसको राधाकृष्णन कमीशन कहा गया है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द कमीशन रिकमेंडेड दैट the courses should be remodeled, suitable schools to be used for practical training and more time to be given to school practice। मैंने हर बार बताया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हमारे शिक्षा में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। क्यों? क्योंकि ऑल द सिस्टम्स वेयर मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से बना लिया था सिस्टम। तो वो लोग के जाने के बाद क्या हम वही मेथड को फॉलो करें, वही पैटर्न को फॉलो करें, वही करिकुलम को फॉलो करें? तो नहीं। इसलिए इंडियन सिस्टम को देख करके हमें अपना सिस्टम चेंज करना था। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि हमारे जो कोर्सेस हैं, टीचर ट्रेनिंग है, उसको रीमॉडल करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको रीवेरीफाई करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से ही हमें टीचर एजुकेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन दिस कमीशन टीचर ट्रेनिंग वाज गिवन अ न्यू नॉमेनक्लेचर एंड कॉल्ड टीचर एजुकेशन। आज हम कहते हैं टीचर एजुकेशन, जैसे कि आपके सब्जेक्ट में भी है, सिलेबस में भी है टीचर एजुकेशन। पहले टीचर एजुकेशन नहीं था, उसको टीचर ट्रेनिंग कहा जाता था। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने ही रिकमेंड किया कि टीचर ट्रेनिंग इज टू बी रिप्लेस्ड विथ टीचर एजुकेशन। This is not a part of Ranjan. We will discuss later on. First Independence Commission of India recommend for UGC। हाँ, UGC के लिए recommend किया था। Yes, very good, very good। वैसे तो देखा जाए, हाँ, देखिए आंसर्स आप ही लोग दोगे। ठीक है। विल डिस्कस। लेकिन क्या है ना कि हम टीचर एजुकेशन में बात कर रहे हैं, जब हम हायर एजुकेशन में बात करेंगे क्या चीज किसने रिकमेंड किया है वो सब कुछ हम डिस्कस करें। ठीक है। तो टीचर एजुकेशन क्या है? टीचर एजुकेशन पहले नहीं था, पहले था टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग को हटा करके टीचर एजुकेशन कर दिया गया। वो भी किसने किया? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसको क्या कहा जाता है बताइए? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52 एंड 53 तो recommended that during 1 year of training graduate teachers should be trained in methods of teaching in at least 2 subjects। जैसे आपको पता है कि कहा जाता है जब हम बीएड करते हैं कुछ भी, तो कहते हैं 2 स्कूल सब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 स्कूल सब्जेक्ट्स होना चाहिए। 2 स्कूल सब्जेक्ट। ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया। बहुत अच्छे, मुदलियर कमीशन कहा जाता है। बहुत अच्छे। ठीक है। आर्कट लक्ष्मण स्वामी, ए एल मुदलियर, उनका नाम क्या है? ए एल मुदलियर। उस टाइम के मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे वो। ठीक है। बीसी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी उस टाइम के। हाँ, आर्कट लक्ष्मण स्वामी मुदलियर उनका नाम था। वो मद्रास यूनिवर्सिटी के उस टाइम के वाइस चांसलर थे। ठीक है। वीसी थे। तो चलिए इसी के साथ हम ये याद रखते हैं कि इन्होंने कहा, मतलब ये रिकमेंड करता है कि जो भी टीचर्स होंगे या फिर जो भी टीचर ट्रेनिंग होगा 1 साल का, जो भी आप ट्रेनिंग लोगे, यानी जो ग्रेजुएट कंप्लीट किया है, यानी ग्रेजुएशन किया हुआ है, एक ग्रेजुएट है जो 1 year का ट्रेनिंग लेता है। 1 year के ट्रेनिंग में वो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि 2 सब्जेक्ट्स में उसको क्या करना है? पेडागोजी पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट्स में उसको ट्रेनिंग लेना है। Practical training should not consist only of practice in teaching, observation, demonstration, and criticism of lesson, but should include such subjects as construction and administration of scholastic test, organization and supervision, test study, etc। मतलब कि ये कह रहा है कि प्रैक्टिकल में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना, ऑब्जर्वेशन करना, डेमोन्स्ट्रेशन करना, लेसन बनाना, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ ही साथ कैसे एक स्कॉलास्टिक टेस्ट करा जाता है, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करा जाता है, सुपरविजन कैसे किया जाता है, ये सब भी सिखाना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ये कह रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कमीशन हमारे इंडियन
हिस्ट्री में अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन में आता है एजुकेशन कमीशन 1964-66, जिसको हम कहते हैं कोठारी कमीशन। ये लिखा भी है कोठारी कमीशन, DS कोठारी, दौलत सिंह कोठारी इसके चेयरमैन थे। तो शोड कीन इंटरेस्ट इन टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्ट इनका दिया गया था। It observed that a sound program of professional education for teacher was essential for quality improvement in education at all level of teacher education to meet the requirements of the national system of education. इन्होंने देखा कि अगर हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं टीचर एजुकेशन का, तो जो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, यानी जो शिक्षा व्यवस्था है, वो गिर जाएगा। ठीक है, 10+2+3 सिस्टम कहा गया है सुभाषिनी। इट हैज रिकमेंडेड फॉर ए रिफॉर्म इन टीचर एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए हैं कैसे इसको रिफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था इंडिपेंडेंस के बाद इसको रिफॉर्म करना जरूरी था। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NP 1986 एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। इन दोनों ने मिलकर के क्या रिकमेंड किया वो देखते हैं। मेंशन दैट द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी शुड endeavor टू क्रिएट कंडीशन which will help motivate and inspire teachers on constructive and creative lines। यानी कि कम्युनिटी हमें हेल्प करना चाहिए कि जैसे कि हम हेल्प कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कोई टीचर को, ताकि वो कुछ कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव बनाए। ठीक है, कम्युनिटी सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Teachers should have the freedom to innovate, devise appropriate methods of communication, activities relevant to the need and capability of the student and concern of the community। यानी कि टीचर्स को वो फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अपने से कुछ इनोवेटिव कर सके, कुछ अप्रोप्रिएट कर सके, या फिर जो नीड एंड कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है उसके हिसाब से कुछ कर सके। इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें ये भी रिकमेंड किया गया था कि ट्रेनिंग, जो टीचर ट्रेनिंग को अभी क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट किया जाए। एक्सपेंशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग फैसिलिटीज को इंप्रूव करा जाए। मेकिंग एडिक्यूट प्रोविजन फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन ऑफ ऑल टीचर्स, यानी कि जो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब जो जॉब के बाद भी अगर आप चाहो तो प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह कर सकते हो, इसके लिए भी प्रोविजन होना चाहिए। ये सब इसमें कहा गया। नेक्स्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आचार्य राममूर्ति कमेटी, जो कि पता है 1986 पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए दिया गया था 1990 को प्रोग्राम ऑफ एक्शन। उसके बाद इसके रिकमेंडेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए आचार्य राममूर्ति कमेटी जो है इसको इसको फॉर्मेशन किया गया था। तो इन इट्स रिव्यू ऑफ द NPE 1986 observed that an internship model for teacher training should be adopted. So it had introduced the internship concept in teacher education। अगर पूछा जाता है कि इंटर्नशिप किसने रिकमेंड किया था, तो वो है आचार्य राममूर्ति कमेटी। द इंटर्नशिप मॉडल इज फॉर्मली बेस्ड ऑन द प्राइमरी वैल्यू ऑफ एक्चुअल फील्ड एक्सपीरियंस। तो इंटर्नशिप क्या होता है? एक्चुअल फील्ड एक्सपीरियंस। क्या होता है? एक्चुअल फील्ड एक्सपीरियंस इन अ रियलिस्टिक सिचुएशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल बाय प्रैक्टिस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप प्रैक्टिस करते हो, आपका स्किल आ जाता है, फिर आप इंटर्नशिप के लिए जाते हो जहां पे आप प्रैक्टिकली पढ़ाते हो बच्चों। ठीक है, उसके बाद आते हैं यशपाल कमेटी रिपोर्ट 1993, लर्निंग विदाउट बर्डन इसको हम कहते हैं भी। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इट हैज रिकमेंडेड द B.Ed प्रोग्राम शुड ऑफर पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन इन सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री और नर्सरी एजुकेशन। B.Ed में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। क्या आप पढ़ना चाहते हो? आप सेकेंडरी पढ़ना चाहते हो, सेकेंडरी पढ़ना चाहते हो, या एलिमेंट्री पढ़ना चाहते हो, या आप नर्सरी में पढ़ना चाहते हो, मतलब नर्सरी के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो B.Ed प्रोग्राम में ये ऑप्शंस होने चाहिए। Duration of the program should either be 1 year after graduation or 4 years after higher secondary। जैसे कि आपको पता है 4 years integrated B.Ed प्रोग्राम, ठीक है, ITP जिसको कहा जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। 4 साल का ITP होगा, या तो ग्रेजुएशन के बाद, सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का रहेगा। ठीक है, +2 के बाद यानी हायर सेकेंडरी के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग योर हायर सेकेंडरी यू शुड मूव टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, और आफ्टर ग्रेजुएशन 1 ईयर प्रोग्राम। ठीक है, ये होना चाहिए। यस, RI रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जहां पे ये पहले स्टार्ट हुआ था। The contents of the program should be restructured to ensure its relevance to the changing need of school education। यानी कि कंटेंट ऐसे होना चाहिए जो कि रिस्ट्रक्चर होगा और इसका रिलेवेंस रहेगा फॉर द चेंजिंग नीड ऑफ द स्कूल एजुकेशन। ठीक है, लास्ट आते हैं NCFTE 2009, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 में जो आया था। इन्होंने कहा कि जो RT के हिसाब से, RT एक्ट 2009 के हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं हमारे टीचर एजुकेशन के लिए। फर्स्ट है टू एनहांस क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू टेट। टेट में इन्होंने लागू किया इसको, मतलब टेट की बात तो किया गया था, लेकिन टेट मतलब लागू किया
एनसीएफटी ने कहा कि एनसीएफटी के हिसाब से हम क्वालिटी स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से। एंड फॉर प्रिंसिपल्स के लिए भी होता है, प्रिंसिपल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट होता है, आर टू बी कंडक्टेड एट बोथ लेवल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल। फॉर टीचर एजुकेशन यूजीसी कंडक्ट्स इन नेट, आपको पता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी के लिए स्लेट और सेट होता है एट स्टेट लेवल। क्लियर है? तो ये था आपका पूरा का पूरा टीचर एजुकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट इंडिया to the post independence era, as well as the objectives at different level. Is it clear to everybody? Shall we move on to the MCQs? जस्टिस वर्मा कमेटी भी था टीचर एजुकेशन के लिए भी, लेकिन देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने डिस्कस कर लिया। जस्टिस वर्मा कमेटी में भी ये सारी चीजें जो लर्निंग विदाउट बर्डन में था वो भी जस्टिस वर्मा में था। ठीक है, चलें एमसीक्यू पे चलें। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल? ट्रेनिंग ऑफ सेंसस, ट्रेनिंग ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, ट्रेनिंग ऑफ न्यूमेरिसी, ट्रेनिंग ऑफ आईसीटी। ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। वेरी गुड, सुभाषिनी, सोनी, एलिजा, आशीष, लिपक, रिताली, पद्मावती, ईशानी, सरस्वती, लिटिना, अनिल, किशोर, सलीजा, मोनालिसा, प्रतिमा, रंजन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, व्रज किशोर, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड दीपिका। ट्रेनिंग ऑफ आईसीटी इज एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे होता है, एलिमेंट्री में नहीं होता है। नेक्स्ट, हु चेंज द नोमेनक्लेचर फ्रॉम टीचर ट्रेनिंग टू टीचर एजुकेशन? कोठारी कमीशन, हाटक कमिटी, वुड्स डिस्पैच, राधाकृष्णन कमीशन। बहुत अच्छे, अनिल, रंजन, रिताली, सोनी, व्रज किशोर, चेतना, किशोर, लिटिना, विश्वजीता, एलिजा, शुभश्री, ईशानी, संगीता, सुभाषिनी, लिपक, श्रद्धांजलि, प्रतिमा, सरस्वती, पद्मावती, आशीष, मधुस्मिता, टिक्कीना, बहुत अच्छे, सलीजा, बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ चुका है, डी इज द राइट आंसर। राधाकृष्णन कमीशन ने कहा था टीचर ट्रेनिंग शुड बी चेंज टू टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट है फिर से वही। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग हैड इंट्रोड्यूस्ड इंटर्नशिप इन टीचर एजुकेशन? किसने इंट्रोड्यूस किया है टीचर एजुकेशन में एक इंटर्नशिप का टर्म? एनसीएफटी 2009, सैडलर कमीशन 1917, आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990, एनपी 1986। देखिए सभी का सही आंसर आ चुका है, बहुत जल्दी आंसर आ चुका है इसका, तो डेफिनेटली सी इज द राइट आंसर। आचार्य राममूर्ति कमेटी ने इंटर्नशिप रिकमेंड किया था। ठीक है, हु आर द टीचर्स इन मक्ताब्स ड्यूरिंग मुस्लिम पीरियड? मुस्लिम पीरियड में कौन मक्ताब में टीचर्स थे? मौलवी, हाईली टैलेंटेड पर्संस, ग्रेजुएट्स, बोथ बी एंड सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी आंसर आ गया सभी का, बहुत ही फास्ट आंसर आ रहा है, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर। मौलवी हु यूज टू pray at the madrasas, I mean the masjid or mosque, they are the teachers also during Muslim period. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, इन बुद्धिस्ट पीरियड द डिसिपल वर कॉल्ड? डिसिपल को क्या कहा जाता है, शिष्यों को क्या क्या कहा जाता है? भिक्षु, श्रमण, सधिविहारिका, both B and C. Read the question very carefully, then only answer. देखिए यहाँ पे सभी का कुछ ना कुछ आंसर आ ही रहा है जो कि मुझे गलत ही लग रहा है। ठीक है, सोच समझ के आंसर कीजिएगा, इसलिए कहता हूं क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शंस चूज करो, सारे ऑप्शंस पढ़ो तभी आंसर करना। ऑलमोस्ट सभी का गलत आंसर आ चुका है। ठीक है, हाँ अब कुछ सही आंसर आने लगे, लेकिन ऑलमोस्ट सबका गलत आंसर आ चुका है। पहले जिन्होंने बहुत जल्दी आंसर किया सभी का गलत था, बाकी अब ठीक है, क्योंकि बोथ बी एंड सी आर द राइट आंसर्स। विक्षु टीचर का नाम था, श्रमण स्टूडेंट का नाम था, सधी विहारिका भी स्टूडेंट का ही नाम था, यानी उनको कहा जाता था इस सिस्टम में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू ऑल, इफ यू हैव एनी डाउट्स, और इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।